चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सिलेबस को आज से ही तुम्हारा जो है ना फॉर्मली स्टार्ट होगा, ऑनलाइन मोड में ही स्टार्ट हुआ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि सिलेबस में है क्या 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 चीजें आपको पूरे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट में बताया था ना कि जो पहला टॉपिक है वो तुम्हारा पर यूनिट सिस्टम और वन लाइन डायग्राम से स्टार्ट करना है। तो अभी जो आज जो हम पढ़ेंगे ना उसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं वन लाइन डायग्राम के लिए, उसका इम्पीडेंस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, पर यूनिट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इन सिंगल फेज और थ्री फेज। तो इनका अभी हम सिंगल फेज की बात करेंगे, फिर आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्लास में थ्री फेज की भी, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं पर यूनिट सिस्टम के। तो सबसे पहले अगर हम वन लाइन डायग्राम की बात करते हैं तो जो वन लाइन डायग्राम है, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि वन लाइन डायग्राम का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि इंटरकनेक्शन जो है पावर सिस्टम कंपोनेंट्स का, कि हाउ डिफरेंट पावर सिस्टम कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, उसको शो करना है। तो जब अलग अलग जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब कनेक्टेड होंगे, उनको हम लाइन के थ्रू शो कर देते हैं कनेक्ट करके। तो और एक लाइन से शो करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम या फिर वन लाइन डायग्राम। शॉर्ट में कभी कभी हम SLD भी बोल देते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम भी। अब ये है क्या इन वन लाइन डायग्राम, ये क्या है, केवल लाइंस ऑन पेपर और ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब एक्चुअल सर्किट नहीं है। हम उस सर्किट को, जो भी पूरा कंप्लीट पावर सिस्टम है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू लाइंस ऑन पेपर और ऑन कंप्यूटर। उस वन लाइन डायग्राम में वो जो लाइन है वो वायर को रिप्रेजेंट करती है इन एक्चुअल पावर सिस्टम। अब इसका फायदा क्या है भाई वन लाइन डायग्राम का, क्यों वन लाइन डायग्राम यूज करते हैं? तो फायदा जो है वो है कि ड्रॉइंग ऑल थ्री वायर्स, अगर हम तीन वायर ड्रॉ करें तो जो सर्किट है वो जो है ना, जो कंप्लीट जो पावर सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम तीन वायर की जगह एक ही वायर यूज करते हैं। हेलो, हेलो, कोई इशू है क्या? सर कंटिन्यू। अच्छा, तो तीन वायर के केस में जो सर्किट है वन लाइन, जो भी हम कंप्लीट सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम तीन की जगह एक लाइन से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। सो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कैसे, सिंप्लीफाई थिंग्स बाय रिप्रेजेंटिंग ऑल थ्री फेजेस विद वन लाइन। यानी जितनी भी तीन फेज सिस्टम है ना, थ्री फेज सिस्टम, तो हमने क्या किया, थ्री फेज को एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर दिया। पहली चीज, म्यूट कर लीजिए भाई अगर जिसका भी जो है ना माइक ऑन है। अब इतने दिन में तो अब सब लोग ट्रेन हो गए हैं, तो ये इशू होना नहीं चाहिए। देन जो भी इक्विवेलेंट सर्किट है, जो कंपोनेंट हैं, जो पावर सिस्टम में हम जो कंपोनेंट्स जो यूज कर रहे हैं, उनका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, स्टैंडर्ड सिंबल से। कौन कौन से सिंबल्स हैं ये अभी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कशन करते हैं। एंड देन कंप्लीशन ऑफ सर्किट थ्रू न्यूट्रल इज ओमिटेड। अगर कहीं न्यूट्रल के थ्रू है तो उसको हम अभी निग्लेक्ट कर देंगे वन लाइन डायग्राम में। ऑल्दो जब ट्रांसफार्मर अगर है तो ट्रांसफार्मर में हम उसका न्यूट्रल स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, वो ग्राउंडेड है कि नहीं है, उसको हम शो करते हैं। देन ये डिफरेंट सिंबल्स हैं कि वन लाइन डायग्राम में कौन कौन से सिंबल्स हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे कुछ ही हमने शो किए हैं, बाकी बहुत सारे सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, यूज करते ही हैं एक्चुअली। तो यहाँ देखोगे आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक इस तरीके से। ये सर्कल है अगर, तो ये जनरेटर, अगर यहाँ पर जनरेटर के लिए लिखा होता है जी, अगर मोटर की बात करेंगे तो मोटर के लिए ये इसी तरीके का
सर्कल होगा और सर्कल के अंदर लिखा होगा एम। देन बस पर यहाँ अगर आप देखोगे कि ये एक लाइन और फिर ये डार्क लाइन। देन अगर सिंगल लाइन है, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्राइंगल शो करता है डेल्टा कनेक्टेड, ये है स्टार कनेक्टेड। अगर स्टार कनेक्टेड में ये इस तरीके से हो जाए तो स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड, और अगर यही स्टार कनेक्टेड में ये इस तरीके से ग्राउंड होता है तो स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड विद रिएक्टेंस। तो इस तरीके के बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं वन लाइन डायग्राम में। लोड हो गया, सिंपल लोड को अगर शो करना है तो ये एक एरोस है, ये एक स्विच है, देन सर्ज अरेस्टर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, कैपेसिटर, वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफार्मर। ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जिनको हम वन लाइन डायग्राम ड्रॉ करने में यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक जो ना एक एक्सरसाइज के तौर पर या एक एग्जांपल मान लीजिए कि एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा पावर सिस्टम जिसमें एक जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफार्मर है एंड लोड है। इसका एक वन लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसका जो वन लाइन डायग्राम है, ये आप देखिए कि आपने वहां शुरुआत में तो क्या क्या देखा, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड। तो उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि वन लाइन डायग्राम इस तरीके से हो सकता है। ये यहाँ देखोगे कि आप ये जनरेटर है, मीन्स ये जनरेटिंग स्टेशन, फिर ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंटेड है। अगर हमें इसे नंबर देना है तो आप चाहे इसे ए ट्रांसफार्मर कह लीजिए, ये बी ट्रांसफार्मर कह लीजिए, या फिर 1 और 2। देन 1 2 जी 1 2 3, ये जो है ना, इसको ये कौन से, ये देखोगे डार्क लाइन है, तो यानी ये बस नंबर 1, ये बस नंबर 2, देन बस नंबर 3, 4 एंड 5। फिर जो L1 L2 L3 जो है ना, इनको आप देखोगे ये सब क्या है, लाइंस। ये जो एरो ये जो शो कर रहे हैं हर एक बस पर, ये शो कर रहा है लोड। और इसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है टाई लाइंस, जो हमें इसको इसके नेबरिंग सिस्टम, पड़ोस में अगर और कोई दूसरा सिस्टम है उससे कनेक्ट करना है तो उसके पर्पज से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो इन टाई लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये टाई लाइंस यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए। देन जो मेन सिंबल्स हैं इसमें वो आप देख लिए कि बसेस हैं, ब्रांच, लोड, मशीन, मोटर या जनरेटर, देन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, स्विच्ड शंट, रिएक्टर्स एंड कैपेसिटर बैंक्स। इतने ज्यादातर हम यूज करते हैं। ये अगर आप देखोगे ये 3 बस सिस्टम है, ये जनरेटर, ये 1 2 3 बसेस, सर्किट at top represent a generator, heavy line represent buses और arrow represents load, और thin lines जो है ना connecting the buses at power lines, ये जो है ना जो connecting links, जिसको 1 2 और 3, तो ये इनको हम कहेंगे कनेक्टिंग लाइंस। ये बसेस हो गई, ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया, और ये पार्ट है लोड जो अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 बस का है। अब अगर आप इसको देखोगे, ये एक मीडियम साइज सिटी ट्रांसमिशन एंड सब ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो ये सिस्टम कैसा है, सिंपल दिख रहा है या कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड है सर। तो ये तो एक मीडियम साइज सिटी का और वन लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसी का हम वन लाइन की बजाय 3 फेज सिस्टम कर रहे होते तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और ये केवल एक मीडियम साइज सिटी का है। अगर थोड़ी लार्ज साइज सिटी हो जाए या फिर एक स्टेट हो जाए तो 3 फेज ड्रॉ करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि वन लाइन डायग्राम हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन इसके बाद आया वन लाइन डायग्राम के बाद पर यूनिट सिस्टम ज्यादातर यूज करते हैं हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और पर यूनिट सिस्टम ज्यादातर क्यों यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि 3 फेज सिस्टम है। अगर 3 फेज सिस्टम में कैलकुलेशन करना है
तो हम अभी क्या करते हैं, 3 फेज में एक सिंगल फेज के तरीके से जो है ना, बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम है, अगर बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में एक फेज का एनालिसिस करते हैं, बाकी हम मान लेते हैं कि अदर में भी क्या होगा, वो सिमिलर होगा। तो बैलेंस में तो फिर ये नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 फेज सिस्टम का जो भी एनालिसिस करना है उसको हम करें पर यूनिट बेसिस पर। सो इसी वजह से द पर यूनिट सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन पावर सिस्टम, वोल्टेज, करंट, पावर एंड इम्पीडेंस। क्योंकि वैसे भी वोल्टेज होगा, करंट होगा, पावर होगी या फिर इम्पीडेंस, ये 4 ही तो मेन पैरामीटर हैं। इनको हम पर फेज बेसिस पर एक्सप्रेस करेंगे, और इट इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड एसी मशीन्स। इसमें जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आपसे आएगा वो बेसिकली आता है एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम। तो ये जितने भी एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम है ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप जो है ना, चाहे आप एसटी कर लो, चाहे पीयूई कर लो, या फिर एंड सेमेस्टर, इसको मैं बताता हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है या फिर 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं इसे, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, दोनों में से किसी में भी पूछ सकते हैं। तो या किसी 10 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल में ये एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम, एंड देन उसके बाद ड्रॉ इंपीडेंस डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले जो ना एडवांटेज है कि व्हाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस रेफरिंग क्वांटिटीज फ्रॉम वन साइड ऑफ ट्रांसफार्मर टू अदर साइड, serious errors may be committed, so this can be avoided by using per unit system। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब आप रेजिस्टेंस को रिफर करते हो फ्रॉम लो वोल्टेज साइड टू हाई वोल्टेज साइड, या फिर हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड, तो वो किस तरीके से रिफर होता है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो है ना ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ना, या इन वोल्टेज रेशियो के रिस्पेक्ट में रिफर करता हो। अगर कभी जो है ना वो मिस हो गया रिफर करना, तो कैलकुलेशन में एरर हो सकती है। पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है कि पर यूनिट सिस्टम ट्रांसफार्मर में कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसमें जो है ना रिफर टू लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड, और प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड सेम रहेगा PU। so for transformer the PU of impedances are same for primary as well as secondary side। तो जब PU सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो चाहे आप प्राइमरी साइड में यूज करो चाहे सेकेंडरी साइड में यूज करो, वो वैल्यू सेम रहेगी। तो जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज साइड या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी साइड का कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन इन ट्रांसफार्मर, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। सिमिलरली ये इम्पीडेंस के लिए ऐसे ही, ये है ना वोल्टेज, करंट एंड इम्पीडेंसेस एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट डू नॉट चेंज व्हेन दे आर रिफर्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ ट्रांसफार्मर टू अदर साइड। ये ग्रेट एडवांटेज है, इसीलिए इसे पिछले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था, लिखा था कि PU सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, देन इसके बाद जो है ना, जो ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट सीरीज इम्पीडेंसेस। Equipment impedances can be easily estimated since their per unit impedance lie within a relative narrow range। और इसके बाद एक और जो मेजर एडवांटेज है वो है रिड्यूस्ड कैलकुलेशन इन 3 फेज सिस्टम। और दूसरा, बाय द चॉइस ऑफ वोल्टेज बेस्ड सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क containing several transformers is easy। यानी हम करते क्या है, जब बेस, अभी आगे न्यूमेरिकल में समझ में आएगा कि जब बेस वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग बेस वैल्यू सिलेक्ट करने से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जैसे मैं क्लास में भी आपको एक एग्जांपल बताया था कि जहां पर MVA या KVA में रेटिंग है, वहां पर अगर हम सपोज 1000 MVA रेटिंग दी हुई है,
अगर हम इसे पर यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो ये पर यूनिट में जाने से इनकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, या जो है ना किलो वोल्ट में रेटिंग है, तो इनके पर यूनिट वैल्यू रेफरेंस हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी 1 ही 1 पर यूनिट तक चली जाएगी। ऐसा हाईएस्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही जाएगी, बाकी उससे कम रहेंगी, तो कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस ऑफ पीयू सिस्टम यहाँ है, बाकी आप अगर बुक से पढ़ते हो तो आपको और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके के एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बट मेन 2 या 3 एडवांटेज ही हैं। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, दूसरा जो ट्रांसफार्मर में जो पैरामीटर्स हैं वोल्टेज, करंट एंड इम्पीडेंस, उनकी पर यूनिट वैल्यू प्राइमरी और सेकेंडरी साइड सेम रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ये इनका जो है ना इसका एक मेन एडवांटेज है। अब बात आती है कि पर यूनिट वैल्यू है क्या चीज। तो जब पर यूनिट वैल्यू की बात करते हैं तो किसी भी चीज की पर यूनिट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो होगी एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अगर करंट पर यूनिट निकालना है, मान लो हमें यहाँ लिखा IPU, तो IPU का मतलब क्या होगा, IA अपॉन IB, A फॉर एक्चुअल और B फॉर बेस वैल्यू। सिमिलरली V पर यूनिट अगर कैलकुलेट करना है सो दिस विल बी इक्वल टू V एक्चुअल अपॉन V बेस। अगर Z पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो Z पर यूनिट विल बी इक्वल टू Z एक्चुअल अपॉन Z बेस। ये क्लियर हुआ? यस सर। ये अभी स्टार्टिंग है और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम में ना आपको ये बताऊंगा कि इस पर यूनिट पर बेस्ड गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं गेट में पर यूनिट से रिलेटेड। तो ZPU इज इक्वल टू ZA अपॉन ZB। अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें आगे यूज करने होंगे। तो ये जो ZB है, Z अगर इन जनरल हम बात करें तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो ZB विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू बेस वोल्टेज अपॉन बेस करंट, यही होगा। अरे मीटिंग में 80 लोग हैं, 80 में से कोई तो यस रिप्लाई सर। करते जाओ। यस सर। यस सर। तो ZB विल बी इक्वल टू VB अपॉन IB। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो ZA अपॉन यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, VB, और IB ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, IB। तो Z पर यूनिट विल बी इक्वल टू Z एक्चुअल। अब ये इसको हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रिलेशन हम किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब भी हम इम्पीडेंस की बात करें या बेस वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो जनरली जो हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं S और V। S और V सेलेक्ट करने का S क्या होता है, अपेरेंट पावर। हाँ, तो इसको हम S को सेलेक्ट करेंगे, या तो ये हम MVA में सेलेक्ट करेंगे या फिर KVA में सेलेक्ट करेंगे S, ठीक है। और दूसरा जो V है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया KV। तो अब S या V दो हमने बेस वैल्यू सेलेक्ट कर ली, तो I तो अपने आप निकल जाएगा क्योंकि S इज इक्वल टू क्या होता है, V और V इंटू I। तो यहां पर अगर हम लिखें SB इज इक्वल टू VB इंटू IB, लिख सकते हैं इसको। यस सर। IB विल बी इक्वल टू क्या होगा, IB विल बी इक्वल टू SB अपॉन VB। IB क्या है, बेस करंट, ये SB क्या है, बेस MVA, और VB क्या है, बेस वोल्टेज। तो जो IV की
ये वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर मैं यहां रखूं तो जेड ए आई बी की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, एस बी अपॉन वी बी का होल स्क्वायर। तो जो जेड पर यूनिट है, जेड पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना बेस वोल्टेज एंड बेस एमवीए, ये फॉर्मूला ऐसा है ना, ये काफी ज्यादा यूज होना है अभी आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। पर यूनिट इंपीडेंस विल बी इक्वल टू एक्चुअल इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय बेस एमवीए अपॉन बेस वोल्टेज का स्क्वायर। इस तरीके से लिखूं सिंबल, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, पर will be equal to actual impedance multiplied by base MVA upon base voltage square। ठीक है, अब तो ये सिंबल क्लियर हो गए होंगे ना कि जेड ए क्या है, एस बी क्या है, वी बी क्या है। इस फॉर्मूले तक किसी को कोई इशू? नो सर। नो सर। आगे बढ़े, यस सर। साथ साथ आप लोग नोट करते जा रहे हो कि नहीं? सर कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा जो है ना, अब जब इसके आगे बढ़ते हैं तो वो आता है फिर जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस माने एक बेस है जिसको हमने कहा एस बी वन वी बी वन, और दूसरा जो बेस है वो है एस बी टू और वी बी टू। ऊपर कुछ इंपीडेंस की वैल्यू है तो दूसरे बेस पर उस इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो जेड पर यूनिट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है हमारा जेड पी यू, दिस विल बी इक्वल टू जेड ए मल्टीप्लाइड बाई एस बी अपॉन वी बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। तो जेड पर यूनिट वन विल बी इक्वल टू जेड ए एस बी वन अपॉन वी बी वन स्क्वायर, एंड जेड पर यूनिट टू क्या होगा, जेड ए एस बी टू अपॉन वी बी टू स्क्वायर। अब एक बेस वैल्यू पर इस तरीके से गिवन है कि एक बेस इन पर एस बी वन और वी बी वन पर impedance की जो वैल्यू है दैट इज जेड पी यू वन। नाउ कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट बेस ये एस बी टू और वी बी टू। तो अब क्या करोगे, अब आप क्या कैसे लिखोगे, जेड पी यू टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो जेड पी यू टू अपॉन जेड पी यू वन। तो पी यू टू, तो दिस विल बी इक्वल टू जेड ए इंटू एस बी टू अपॉन वी बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई, इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वी बी वन स्क्वायर अपॉन जेड ए इंटू एस बी वन, यही होगा। यस सर। जेड ए से जेड ए कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू एस बी टू अपॉन एस बी वन मल्टीप्लाइड बाई वी बी वन अपॉन वी बी टू, इसका होल स्क्वायर। सो जेड per unit 2 will be equal to Z per unit 1 multiplied by SB2 upon SB1 multiplied by VB1 upon VB2, इसका होल स्क्वायर।
ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का भी आगे बहुत यूज होना है, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है ना, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैक्सिमम इस फॉर्मूले पर बेस्ड होना है। और गेट में भी इस फॉर्मूले पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो गेट में अगर करना है तो। इसको और जो है ना अलग अलग बुक में आप इस अलग अलग तरीके से ये रिप्रेजेंट किया होगा। जैसे यहाँ Z पर यूनिट 2 लिखा है, तो हो सकता है कि बुक में जो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, तो चेंज ऑफ बेस का मतलब न्यू बेस या फिर ओल्ड बेस। अगर ओल्ड बेस या न्यू बेस के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पर फिर लिखा जाएगा ये ZPU न्यू, दिस विल बी इक्वल टू ZPU old multiplied by SB old upon SB new। ये SB new होगा अपॉन SB old multiplied by VB old upon VB new और इसका होल स्क्वायर। अब अगर आपको याद रखना है कि ये याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखो 2 1 2 1 से। 2 1 2 1 मतलब ये जो 2 है, ये 2 मतलब न्यू। तो जब 2 1 2 1 से हम कैसे याद रखेंगे इसको, अगले स्लाइड पे अगर हम ले जाते हैं, तो मैंने कहा ये 2 1 2 1 से याद रखो। तो 2 यानी Z पर यूनिट 2, ये 2 है ना, तो अब अगला क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ZPU 1 मल्टीप्लाइड बाई। अब जो ये 2 है, एक और चीज हमें पता है कि यहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर नहीं होता, बेस MVA का। तो यहाँ पर जो 2 है, नेक्स्ट क्या होगा, बेस MVA। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे SB2। अब ये ऊपर अगर 2 है तो नीचे ऑब्वियस है फिर क्या होगा, ये SB1। अब 2 1 2, इसके आगे क्या आएगा, फिर यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, VB1। अब ये 1 है तो अपॉन क्या हो जाएगा VB2 और इसका होल स्क्वायर। तो याद रह जाएगा इस तरीके से। यस सर। 2 1 2 1 से आप अगर करोगे तो ये फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, चाहे आप जो है ना अभी अपने एग्जाम की बात करो या फिर गेट की बात करो, सब जगह जो है ना इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल पर कि इन फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करेंगे न्यूमेरिकल में। तो रेडी हो न्यूमेरिकल के लिए? यस सर। कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हैं सभी? जी सर। चलिए, अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हैं तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं हम यहाँ से हटके और वन नोट पर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यहाँ पर देखोगे ना कि मैंने न्यूमेरिकल पहले ही लिख रखा है, जिससे जो है ना अभी क्लास में लिखने का टाइम बच जाए। न्यूमेरिकल में अगर आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, एक वन लाइन डायग्राम है। वन लाइन में क्या, एक जनरेटर है, 4 ट्रांसफार्मर है और एक मोटर कनेक्टेड है। यहाँ पर एक्चुअल जब हम अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पर एक लोड भी कनेक्टेड है यहाँ, बट मैंने अभी लोड इसलिए निग्लेक्ट किया हुआ है सॉल्व करने के लिए कि मैं
प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, न कि एक साथ इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पर लोड को हटा रखा है इस प्रॉब्लम से। अब यहाँ देखिए आप, जनरेटर जी दिया हुआ है, जनरेटर जी, इसकी जो रेटिंग है वो कितनी दी है, 90 MVA 22 किलोवोल्ट। तो ये जो इसकी रेटिंग है यहाँ दे रखी है 90 MVA एंड 22 किलोवोल्ट। T1 जो है ये दिया है 50 MVA 22/220 किलोवोल्ट, और इसका जो रिएक्टेंस दिया है ये कितना दिया है, 0.18, 18% है ना, तो ये रिएक्टेंस कितना हो गया, 0.18। ठीक है, T2 जो दिया है, T2 दिया है 40 MVA, रेटिंग क्या है इसकी 220/11 kV, और जो रिएक्टेंस दिया है इसका वो कितना दिया है, 0.1। T3 क्या है 40 MVA 22/11 kV, और जो इसका रिएक्टेंस है वो कितना दिया है, रिएक्टेंस कितना दिया है इसका, 64। 6.4% मीन्स 0.064 होगा बेटा, 0.064। T2 का कितना दिया था, T2 का 6% था ना बेटा, तो ये 6%। यस तो सर। ये 0.1 नहीं होगा, ये 0.06 होगा, 0.1 होगा इसका T1 का, क्योंकि ये T1 का दिया है ना 10%। डेटा लिखा है सामने, तो फिर आप भी बता सकते हो कि सर नहीं ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये T1 का दिया है ना 10%, तो 10% का मतलब 0 पॉइंट कितना, 0.1, 0.01, 0.01 या 0.1, 0.1 0.1 आएगा सर। सर सर 0.1 है सर। 0.1 आएगा, और सर ये हाँ, ठीक है 64 सर, का। ठीक है सर। ठीक है, सर ये 64 वाला 0.64 नहीं आएगा। 6.4 है ये। अच्छा 6.4 है इसे दिखाई। ये 6.4 है, ये 6.0 है। ये 6.4 है। अब ठीक है, जी सर ठीक है। और T4, जो T4 की जो रेटिंग है वो कितनी दी है, 40 MVA 110/11 किलोवोल्ट, और जो रेटिंग है ये जो 8% है, इसको कितना लिखेंगे हम, 0.08। 0.08। ठीक है, अब क्या बचा, मोटर। जो मोटर की रेटिंग है ये है 66.5 MVA और 10.45 kV, और X इसका कितना दिया हुआ है, 18.5 यानी 185। 0.185। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में ये डेटा हमने यहाँ पे नोट कर लिया इस तरीके से। मैंने यहाँ पर देखो एक चीज देखोगे ना कि ये डेटा गिवन था प्रॉब्लम में। ठीक है, इस डेटा को मैंने पहले यहाँ इस तरीके से लिखा, और इस तरीके से लिखने के बाद मैंने यहाँ क्यों लिखा है ये,
क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपके पास सर्किट पे इस तरीके से, जो इसका वन लाइन डायग्राम है उस पर इस तरीके से ये वैल्यूज लिखी होनी चाहिए। वैल्यूज लिखी होंगी तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। पहले इसलिए नहीं लिखी कि अगर मैं पहले लिख लेता तो शायद आपको ये लगता कि ये ऐसे ही लिखी हो सकती हैं। तो हो सकता है किसी प्रॉब्लम में इस तरीके से लिखी मिले या फिर हो सकता है इस तरीके से लिखी मिले, बट आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है, हर एक जो भी इसका एलिमेंट है उसके ऊपर लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए इस प्रॉब्लम में दिया है कि सिलेक्ट ए कॉमन बेस ऑफ 100 MVA 22 किलोवोल्ट, यानी इन्होंने बेस MVA और बेस वोल्टेज दे दिया है। अगर नहीं दिया होता तो आपकी चॉइस होती कि आप बेस वोल्टेज और बेस MVA सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अब बात आती है कि जो पिछला क्वेश्चन जो था कि जिसमें हमने चेंज ऑफ बेस ये क्यों कर रहे थे, ये हर जो ना जो भी बेस वोल्टेज या बेस इम्पीडेंस के बेस MVA के साथ हमने जो इम्पीडेंस कैलकुलेट किया पर यूनिट, वो क्यों किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 90 MVA है इसका जो ना रेटिंग, इसकी 50 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 66.5 है। तो सबके अलग अलग MVA है ना, सबके अलग अलग किलो वोल्ट है, ये वोल्टेज रेटिंग सबकी अलग अलग है। अब जब आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस मान के जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। तो अगर प्रॉब्लम में ये 100 MVA 22 किलोवोल्ट नहीं दिया होता तो ये आपकी चॉइस थी, आप कितना भी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते बेस MVA या बेस वोल्टेज की। ठीक है, ये डिस्टरबेंस आ रहा है किसी के यहाँ? ऋत्विक तो तब आपके पास चॉइस होती कि आपका मन करता आप जो भी वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं बेस, आप सिलेक्ट कर सकते थे। तो जब भी हम इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप यही होता है कि आपको बेस MVA एंड बेस KV सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट करो। बट यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर गिवन है। एक और चीज यहाँ गिवन है, आप देखोगे ना लाइन 1 एंड 2 रिएक्टेंसेस कितना 48.4 एंड 65.43, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इनके रिएक्टेंसेस दिए हैं। अब आपको ड्रॉ करना है इम्पीडेंस डायग्राम। जब इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको इसका 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 और ये दोनों लाइन का और ये मोटर का, इन सब का पर यूनिट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, और वो भी किस वैल्यू पर, एट द वैल्यू ऑफ 100 MVA एंड 22 किलोवोल्ट। समझ में आ गया? यस सर। अब फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे? दो ही फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, ये मैं इसको ऊपर कर देता हूं क्योंकि जिससे आपके पास जो है ना, आपके पास तो कॉपी पे लिखा होगा। चलो इसको कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है? यस सर। होगा क्या, आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं? अभी दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े हैं बताइए जरा। जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड इंटू हाँ इंटू एसबी हाँ डिवाइडेड बाय बीबी स्क्वायर। VB स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर हो गया 1। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है हमने ZPU2, this will be equal to ZPU1 multiplied by 2 1 2। तो 2 पर यहाँ पर क्या आएगा, SB2 अपॉन SB1 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या होगा 2 1 2 1, तो यहाँ पर क्या आएगा VB1 अपॉन VB2 इसका
होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके अब करना क्या है, हमें हर एक का रिएक्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में 22/220 है, ये 22/11 है। ये चेंज नहीं, एक्चुअली वोल्टेज लेवल को जो है ना वो नहीं कर रहा है अभी, इसमें वोल्टेज लेवल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा। अभी जो है ना नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो वोल्टेज लेवल है, इसमें पहला काम तो क्या करना था हमें, हर एक सेक्शन में बेस एमवीए और बेस वोल्टेज डिफाइन कर देना है। अब बेस वोल्टेज के लिए यहां दिया है ना 22 केवी, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, एमवीए तो फिक्स रखता है ना ट्रांसफॉर्मर, एमवीए में तो कोई चेंज करता नहीं है। यस सर। यस सर। तो वो ट्रांसफॉर्मर किस में चेंज करेगा, वोल्टेज लेवल में। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्किट में एमवीए देखूं, तो एमवीए यहां से लेके पूरा यहां तक, ये कितना हमने कितने ले लिया, 100 एमवीए कंप्लीट। अब बात करूं मैं बेस वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज देखिए कि यहां पर क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर लगा है ना, इधर भी क्या लगा है, ये ट्रांसफॉर्मर लगा है। इसके इस साइड हमने जो बेस वोल्टेज लिया है वो लिया है 22 किलो वोल्ट, तो 22 किलो वोल्ट। अब ट्रांसफॉर्मर यहां लगा है 22/220 केवी। अगर यहां पर ट्रांसफॉर्मर सपोज 1:2 का लगा होता, तो जो ये 22 किलो वोल्ट है, ये आउट इसके दूसरी साइड कैसा मिलता, कितना मिलता है ये 220। 44। 44 मिलता ना, क्योंकि हमने 1:2 का ट्रांसफॉर्मर लिया था। अब इस केस में वोल्टेज का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेस वैल्यू हमने सिलेक्ट की है इस तरीके से की है, क्योंकि 22 किलो वोल्ट ही हमने बेस सिलेक्ट किया है। तो जो वोल्टेज का बेस है ट्रांसफॉर्मर के अदर साइड, ये कितना हो जाएगा, 220 केवी ही हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर चेंज कर रहा है इसको 22 वोल्ट किलो वोल्ट अगर इनपुट दोगे तो इसका आउटपुट 220 किलो वोल्ट ही आएगा। अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 11 केवी बेस लिया होता, ठीक है, तो जब मैं 11 केवी बेस लेता, तो इसका जो बेस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड कितना होता फिर, 110। क्योंकि जिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में ये वोल्टेज लेवल चेंज कर रहा है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में ये बेस वोल्टेज भी चेंज करेगा। पॉइंट समझ में आ गया। सर इसको एक बार रिपीट कीजिएगा। जो एमवीए है, एमवीए कंप्लीट सर्किट में सेम रहेगा, ठीक है। वोल्टेज को जो बेस वोल्टेज है, इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। अगर मैंने अभी तो हमने कितना बेस वोल्टेज 22 केवी लिया हुआ है, अगर सपोज कीजिए कि मैंने 22 केवी की बजाय ये 11 केवी लिया होता, ठीक है, तो क्या होता, यहां पर तो 11 केवी बेस रहता इस साइड, सेकेंडरी साइड में ये 11 केवी है, इसको अगर मैं मान के चलता हूँ वही N1/N2, N1/N2 और V1/V2 करता हूं, तो 11 केवी दूसरे साइड ये कितना होगा, अगर मैं इसके दूसरे साइड का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वो V2/11, दिस विल बी इक्वल टू 220/22। तो यस सर 22 से 110। ये 10, तो ये तो कितना आता है 110। तो जो ये बेस वोल्टेज है ना यहाँ वाला, ये कितना हो जाता फिर 110। तो जो कैलकुलेशन में यूज करते हम 220 ने यूज करके 110 वाला यूज करते,
आ गया समझ में? ओके सर। ये इस प्रॉब्लम में नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने कहा नहीं कि मैं सिंपल प्रॉब्लम लेते हुए चलूंगा, जिससे अगले वाले यहाँ पर कम कॉम्प्लेक्स रहेगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम उससे थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स रहेगी। तो अभी ये 220 रहा, 220 यहां से लेके यहां तक रहा। अब क्या है ये 220/11, तो इसके इस साइड जाएंगे तो ये फिर से ये 11 kV पर ट्रांसफॉर्मर चेंज कर देगा। ये इसके इस सेक्शन में जाओगे तो ये 22 था यहां से लेके यहां तक, ये कितना चेंज कर देगा, ये 11 kV और 11 नहीं सॉरी, ये 110 है ना, तो ये 110 रहेगा और इधर के साइड जब ये जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 kV। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक एक करके शुरू कर दो। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है हमारा, जनरेटर। अगर जनरेटर है तो ZPU, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z पर यूनिट जनरेटर, ZPUG लिख सकते हैं। यस सर। अब Z पर यूनिट जो G है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किससे कैलकुलेट करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? सर पहला वाला। पहला वाला, क्यों? क्योंकि सर अभी ओल्ड बेस ही निकाल रहे हैं ना। नहीं, तो ये वैल्यू जो इसकी ये वैल्यू दी थी जो पुरानी वाली, ये 0.18, ये जो 0.18 दिया था, ये तो आपको पहले ही से उसमें दिए हैं, पर यूनिट में परसेंटेज में दिए ना। तो हम ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि चेंज ऑफ बेस वाला। तो ZPUG न्यू, या इसको कह लो ZPUG2, दिस विल बी इक्वल टू ZPU1 की वैल्यू कितनी है 0.18 मल्टीप्लाइड बाई SB2। SB2 यानी 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना अब हम। पहले इसका बेस कितना था, पहले इसके MVA कितना था 90, न्यू हमने रेफरेंस कितना मान लिया है 100, तो 0.18 इंटू 100 अपॉन ओल्ड कितनी वैल्यू है बेस, ओल्ड बेस कितना है 90। अब VB1 और VB2 ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है? क्योंकि ये बेस वैल्यू, पुराना बेस और नया जो है ना, ये दोनों ही सेम है। यस सर, 1 हो गया। तो ये 1 हो गया, तो ये ZPUG2 इसकी जो वैल्यू है ये कितना हो गया 0.18 इंटू 100/90। बताओ कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 0.2। तो ये वैल्यू आ गई यस सर, 0.2 पर यूनिट। ऐसे ही अब हम किसके लिए निकालेंगे, T कौन सा, T1। T1। और इसके लिए भी हम न्यू वैल्यू ही निकालना है, तो अभी मैं 2-1 का कंफ्यूजन नहीं करता ना, ZPUT1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले पुराना कितना था 0.1 मल्टीप्लाइड बाई ये इसका ओल्ड जो है ना, न्यू बेस कितना है 100 न्यू MVA, और ओल्ड MVA कितना था इसका 50, T1 का 50 है ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो 100/50 और बेस वोल्टेज जो है ना अभी सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 ही। तो इसको बेस वैल्यू या आप और मान के चल सकते हो, क्योंकि जब बेस, पुराना बेस वोल्टेज और नया बेस वोल्टेज अगर सेम है तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, फिर कैंसिल ही हो जाएगी ना, 1 ही ये दोनों कट के 1 हो गए। तो दिस विल बी इक्वल टू ओनली ZPU1 इंटू SB2/SB1। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100/50, इसकी वैल्यू
कितनी होगी 0.2 0.2 पर यूनिट। ठीक है, T2 के लिए क्या होगा Z, अब मैं T2 के लिए क्या होगा इसकी वैल्यू, T2 के लिए ZPU T2, इसका इंपीडेंस कितना दिया हुआ है, वो रिएक्टेंस कितना है 0.06 0.06 मल्टीप्लाइड बाई न्यू बेस तो 100 है ही, ओल्ड बेस कितना था T2 का 40, 40 तो 100 अपॉन 40, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए। ये सर 0.15 0.15 पर यूनिट। ठीक है, सिमिलरली T3 के लिए क्या होगा, T3 के लिए ZPU T3 दिस विल बी इक्वल टू 0. T3 का कितना था 0.064 ना, 0.064 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका भी ओल्ड कितना था 40 MVA, 100 अपॉन 40 दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यू बताओ इसकी 0.16 1.6 0.16 पर यूनिट। ठीक है, फिर T4 के लिए ZPU T4 दिस विल बी इक्वल टू, T4 का कितना दिया था 0.08 मल्टीप्लाइड बाई न्यू कितना है 100, ओल्ड कितना था 40, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 पर यूनिट। ठीक है, सर ये T2 में वोल्टेज चेंज नहीं होगा, 220 था किसमें सर T2 के लिए, जो वहाँ पे हमारा VB1 बाई VB2 का होल स्क्वायर है वो वाला पार्ट। नहीं, ये 22 kV तो चलता ही आ रहा है ना, 22 था, 22 हमने जो है ना बेस लिया। सर हमें कॉमन बेस उन्होंने 22 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अभी चेंज करते हैं यहाँ पर, जब अगर देखो यहाँ 22 दिया था और हाँ सर, 22 चेंज करके यहाँ कितना आ रहा था 110 आ रहा था, हाँ जी, तो जो ओरिजिनल कंडीशन है वो 22 को भी ये 110 में कन्वर्ट कर रहा है, और अगर आपने बेस को 22 माना है तो उसको भी ये 110 में ही कन्वर्ट करेगा, तो ओल्ड भी 110 न्यू भी 110। अच्छा सर, सर यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी। अभी जो नेक्स्ट वाला जो आएगा ना, नेक्स्ट जिसमें ये नहीं आएगा, कंफ्यूजन देखो क्यों हो रहा है आपको बताऊं। अभी 22 हमने बेस माना है, ठीक है, 22 को अभी बेस को हम थोड़ी देर निग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ अगर ये 22 किलो वोल्ट इनपुट जा रहा है तो ये कितने में कन्वर्ट करेगा 110 में। हाँ सर, तो अगर इसके इस साइड 22 किलो वोल्ट है तो इस साइड कितना आ जाएगा 110। ठीक है सर, अब मान लिया मैंने बेस वोल्टेज, तो बेस वोल्टेज माना मैंने 22 किलो वोल्ट। अब बेस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम हर सेक्शन में वोल्टेज चेंज करेंगे, एक न्यू बेस क्या होगा। सर इसको आप T2 के रेफरेंस से समझाओ, वहाँ पे 220 से 11 kVA में हो रहा है, और हाँ हमें हमें कॉमन लेना है 22 kV पे। देखो 22 हमने 22 रेफरेंस ले लिया, अभी हमने 22 बेस को हम थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 22 है, 22 अगर हमने यहाँ इनपुट दिया तो इसने 220 में कन्वर्ट किया, फिर ये 220 T2 में इनपुट हुआ और इसने इसे 11 kV में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, तो इसका ओल्ड वोल्टेज कितना है, अगर ले- मैं इसको ओल्ड वोल्टेज मानूं तो या तो 220 मानूंगा या मैं 11 मानूंगा, दोनों में यस से सर। कोई एक मान लूंगा ना, किसी भी एक साइड का। पर यूनिट का तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि रिफर टू आइदर साइड सेम रहेगा। ठीक है सर, अब क्या हुआ, अब मैंने बेस वोल्टेज मान लिया 22 किलो वोल्ट, ठीक तो है, अब 22 मैंने यहां माना। अब जो ये ट्रांसफॉर्मर है
ट्रांसफॉर्मर भी क्या करेगा, बेस वोल्टेज को उसी के रिस्पेक्ट में चेंज करता जाएगा ना। हाँ सर। तो 22 यहाँ आया, 22 को इसने कहाँ चेंज कर दिया, 220 में। 220 में। फिर 220 जब आगे गया, फिर इसने इसको 11 kV में। ठीक है सर। तो ओल्ड और न्यू तो सेम ही रहे ना। हाँ कि ये 220/11। भाई ओल्ड बेस, ओल्ड वोल्टेज और न्यू वोल्टेज दोनों सेम रहे ना, हाँ जी सर। तो फिर वो कट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम, आगे आने वाला जो क्वेश्चन होगा, जो इसका अगला क्वेश्चन होगा, उसमें ये वोल्टेज चेंज करेंगे, तब आपको जो है ना शायद ये क्लियर हो जाएगा आसानी से। ओके सर। मतलब वहां पर याद रखना ये कॉन्सेप्ट फिर, ठीक है। T4 के बाद अब नेक्स्ट कौन सा होगा, T4 के बाद नेक्स्ट है मोटर। मोटर के लिए ZPUM, इसका पहले कितना दिया हुआ है इम्पीडेंस, 0.0 0.185। जीरो 0.185 दिया ना, 0.185 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर देखो कि इसका ओल्ड, पहले यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी ये जो फॉर्मूला हम ये वाला लगा रहे थे ना, SB2/SB1, तो इसका न्यू बेस कितना है 100, क्योंकि न्यू बेस आपने लिया 100। अच्छा, इसका ओल्ड बेस वैल्यू कितनी है, यहां पर वोल्टेज कितना है 66.5 है ना, तो 100/66.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर वोल्टेज का भी रोल आएगा, क्योंकि न्यू वोल्टेज कितना है, इसका ओल्ड वोल्टेज यहां पर देखो कितना दिया है 10.45, ये मोटर के साथ वोल्टेज कितना था 10.45 है ना, तो ओल्ड वोल्टेज इज 10.45 और न्यू वोल्टेज कितना है भाई, ये 220 था ना, 220 को इसने 11 में चेंज कर दिया ना। अब सर ये बात समझ नहीं आ रही है। कौन सी, सर ये जो चेंज कर रहा है ना, ये मोटर के केस में वोल्टेज कौन सा लेना है? हमने यहाँ पर 220, हमने जो है ना, क्या हमने 22 ये मान लिया ना 22 kV, ठीक है। हेलो, यस सर, सुन रहा हूँ। हाँ यहाँ हमने 22 kV मान लिया। ओके सर। 22 के बाद अब यहाँ लगा है ट्रांसफॉर्मर, तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, 22 किलो वोल्ट अगर इसे इनपुट दे रहे हो तो ये किस में चेंज कर देगा 230 में। तो जो बेस वोल्टेज हमने 22 माना, इस सेक्शन में बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा 230, 220 है कि 230, 220 है ना, तो ये बेस वोल्टेज को 220 कर देगा। यस सर। अब यहां से लेके यहां तक कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो यस जब जब ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो यहां से यहां तक का इस सेक्शन का बेस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। यस सर। अब लगा है ट्रांसफॉर्मर, तो जो क्या कर रहा है 220 kV को 11 kV में चेंज कर देगा। ठीक है सर। तो जो बेस वोल्टेज हमने यहाँ 220 kV लिया था वो चेंज कर दिया उसने 11 kV। ओके सर। ठीक, अब इसके बाद कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है, जब कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो इसके आगे के सेक्शन में बेस वोल्टेज कितना रहेगा 11 kV। यस सर। ठीक, यस सर। अब मोटर में, मोटर का पहले जो वोल्टेज लिखा है वो लिखा है 10.45,
ठीक। यस सर। हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो हमारे बेस वोल्टेज के एजम्पशन के हिसाब से वो बेस वोल्टेज हो जाएगा हमारा 11 केवी। तो अब जो इसकी वैल्यू है वो किस पर कैलकुलेट करनी होगी हमें, 11 केवी पर। यस सर। तो इसलिए ओल्ड बेस क्या होगा फिर 10.45 और न्यू क्या होगा 11। 11। यस सर। तो हमने वही किया है यहाँ 10.45 अपॉन 11 इसका होल स्क्वायर। सर तो ऐसे क्वेश्चन में पूरे वोल्टेज को सर डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना। अभी क्या था, अभी ये सेम था। अभी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर सेक्शन में करना पड़ेगा, जिस जो आगे वाला जो होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें करेंगे हम वो। ठीक है सर। तो 10.45 अपॉन 11 इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? .25। ये वैल्यू आ गई 0.25। अब कौन सा वाला बचा? अब जो है ना कौन कौन सी वैल्यू बच गई अभी? अभी भी इसमें कौन सी वैल्यू बची है? ये लाइन, ये लाइन के लिए दिए 484 और ये 65.43। ठीक है। अब यहां पर ये देखोगे ये 48.4 और 65.43 ये क्या वैल्यू दी है? एक्चुअल वैल्यू दी है ना। यस सर। तो जब ये एक्चुअल वैल्यू दी है तो इनकी भी तो पर यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। यस सर। तो ये जो एक्चुअल ZL1A ZL1A मींस लाइन 1 का इंपिडेंस एक्चुअल ये कितना है 48.4 और ZL1 ZL2A ये कितना दिया हुआ है 65.43। अब ये एक्चुअल वैल्यू है, इनकी पर यूनिट वैल्यू निकालनी है। तो पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? बेस वैल्यू चाहिए ना। यस सर। क्योंकि ZL1 per unit this will be equal to ZL1A upon ZL1B पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। और जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू क्या होती है? अभी जो पुराने वाले जो अपने फॉर्मूला जो लिखा था उसमें बेस वैल्यू क्या आ रही थी जब इसको डिराइव कर रहे हैं ना हम, तो जो पीपीटी में जो फॉर्मूला डिराइव किया था जिससे हमें क्या जेड ए इंटू एस बी अपन बी बी स्क्वायर। ZA अपॉन ZA इंटू SB अपॉन VB स्क्वायर ये फॉर्मूला था ना। तो इस फॉर्मूले को अगर हमें ZL1 पर यूनिट दिस विल बी इक्वल टू 48.4 मल्टीप्लाइड बाई SB कितना है एंड क्या ये पर यूनिट बताओ कितना होगा ये 48.4 मल्टीप्लाइड बाई 100।
सर वीवी स्क्वायर 22 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 22 जो है ना आपने इसको किया, ठीक है। और ऐसे ही ZL1 वो ZL2 निकालोगे तो 65.43 मल्टीप्लाइड बाई ये 20, इसका स्क्वायर आएगा ना 65.43 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 22। अच्छा एक और चीज, ये 22 नहीं आएगा बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 22 की बजाय इसका जो बेस वोल्टेज है ये कितना आ रहा है, 220 है ना। देखो लाइन यहां से, ये बेस वोल्टेज तो हमने 22 लिया था, हेलो यस सर। ये 22 को ये जो ट्रांसफॉर्मर है किस में चेंज कर देगा, 220 में चेंज कर देगा यस ना। सर तो $220। लाइन 1 का वोल्टेज कितना होगा 220 और लाइन 2 के लिए कितना होगा 110। 10। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ये और ये 48.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 220 का होल स्क्वायर होगा और ये 110 का होल स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही। पहले वाले की 0.1 पीयू। 0.1 और दूसरे वाले की 0.5 0.5 pu। अब देखो सर अब स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। सर एक बार मेरा स्क्रीन, क्या सर स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा है सर। रीज्वाइन हो जाओ। विजिबल तो है उज्जवल स्क्रीन। सर बोल रहे हैं, बात मान लो उनकी। नहीं स्क्रीन विजिबल है बेटा। नहीं है सर। मैं दोबारा शेयर कर देता हूं, बट मैं जो है ना जब भी आप लोगों को क्लास लेता हूं ना तो मैं साथ में स्क्रीन को अपने मोबाइल पे भी देखता, मतलब ज्वाइन कर लेता हूँ अपने मोबाइल पर भी, यही देखने के लिए कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। सर आपका दिख रहा है। अभी अभी देखो अब हुआ विजिबल। सर दिख रही है सर, स्क्रीन तो दिख रही है हमें आपकी। नहीं। तो अब जिसको नहीं दिख रही वो उसके एंड पर प्रॉब्लम है। उज्जवल भाई सर का स्क्रीन दिखता और किसी का नहीं दिखता। भाई तो सर की तरफ से दिख रहा है ना सबको। तो सर के सर ही तो दिखाएंगे और कौन दिखाएगा। हाँ तो दिख रहा नेट होगा की ना इशू है आपको, ना। स्क्रीन विजिबल है ना। मतलब इतनी देर से विजिबल थी, अब अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई। जिसके में भी इशू है वो एक बार रीजॉइन करके देख ले। नेट इशू हो रहा है इसलिए। हाँ वो ठीक है, अब जो जिसके एंड पर प्रॉब्लम है वो उसके यहाँ है, मतलब मेरे एंड से कोई इशू नहीं है। अब देखिए इस पूरे प्रॉब्लम में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट थे, जनरेटर T1 T2 T3 T4, मोटर लाइन 1 और लाइन 2। इन सब की पर यूनिट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। जनरेटर T1 T2 T3 T4, मोटर और लाइन 1 और लाइन 2, सबकी पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हमने। यस अब सर। बात आती है इसका रिएक्टेंस जो इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करने की। ये क्वेश्चन में यही दिया था ना, ड्रॉ इम्पीडेंस डायग्राम। और इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करने में पर यूनिट वैल्यू सबकी बतानी है। तो जब इम्पीडेंस डायग्राम जब हम इसका ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ जनरेटर,
इम्पीडेंस डायग्राम में जनरेटर के साथ क्या होगा, इसके सीरीज में एक इम्पीडेंस, फिर इसके बाद ये बस के बाद यहाँ पर क्या लगा था, ट्रांसफार्मर था, तो ये ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रिएक्टेंस, फिर क्या थी लाइन, तो ये लाइन का पर यूनिट रिएक्टेंस, फिर क्या था ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रिएक्टेंस, इसके बाद ये लोड पॉइंट, और इसके आगे ये मोटर, ये मोटर का पर यूनिट रिएक्टेंस, और ये एक आपकी रेफरेंस लाइन। इसके बाद दूसरा यहां पर क्या था, दूसरे में दोबारा ये दूसरा ट्रांसफार्मर और लाइन 2, फिर ये ट्रांसफार्मर नंबर 4, तो ये क्या था T1, ये L1, ये T2, ये T3, ये L2, ये T4, ये जनरेटर और ये मोटर। अब बताओ जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस कितना दिया था, निकला कितना, J 0.2 आया सर न्यू। ठीक है, ट्रांसफार्मर 1 का 0.2, लाइन 1 का, लाइन 1 का सर 0.1, ट्रांसफार्मर 2 का 0.15, ट्रांसफार्मर 4, 0.2, लाइन 2 0.5, 0.5, ये T3 का, 0.16, मोटर का, 0.25। ये बन गया रिएक्टेंस डायग्राम। क्लियर है? यस सर। प्रॉब्लम अभी लगा आपको कि लगभग 1 घंटा सॉल्व करने में लगा, बट जब आप खुद सॉल्व कर रहे होगे ना तो आपको 1 घंटा नहीं लगेगा। सर पेपर में ऐसे करके आना है? हाँ ऐसे ही करके आना है, बल्कि ये क्वेश्चन तो गेट में भी आता है, इस तरीके का क्वेश्चन गेट में कैसे आएगा कि ये एक डायग्राम दिया होगा इस तरीके का, और इसका पूछा जाएगा कि इसका इंपीडेंस डायग्राम क्या होगा। 4 सर्किट दिए हैं, तो वहां पर किस तरीके से करना है कि वहां पर आपको सब नहीं सॉल्व करना, वहां पर जाएगा किसका, फिर क्या सॉल्व करना है सर? हम्म, सर फिर क्या सॉल्व करना है? वहां पर ऑप्शन से एलिमिनेशन पे जाना है, कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो एक जैसी वैल्यू नहीं दे सकती, डिफरेंट वैल्यू देंगी। अभी इसमें तो मान लो आपको सारे करने ही है ना, जो गेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो ट्रिक वाले रहेंगे ना, छोटा क्वेश्चन रहेगा कि आप चाहो तो अगर पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, अगर आपके पास उसका शॉर्ट है या अल्टरनेट ऑप्शन है तो आपको कम टाइम लगेगा। मैं क्वेश्चन करा दूंगा या मैं उसका वीडियो डाल दूंगा जो गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका, इसका पीयू सिस्टम से रिलेटेड। और जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें आप देखोगे तो ये 2 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, इन्हीं 2 फॉर्मूले से बेस्ड गेट के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन हमने जो है ना अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग वाला कराया है, इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे जिसमें यहाँ पर जो है ना ये वोल्टेज भी चेंज होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर। यस सर।